सो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो एक और मैच रिव्यू लेके हम लोग आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे एक्सपर्ट प्रकाश जी। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जल्दी वो लौट आएंगे और वो लौटे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से राजस्थान अपने पुराने अंदाज में हमको फिर से लौटने में दिखी। एकदम लखनऊ में घर में घुस के अदब से हराया लखनऊ वालों को और 40 रन का एक बड़ा मार्जिन से जीत मिला यहाँ पे रजवाड़ों को। तो आइए इस मैच में थोड़ी सी डिटेल में बात करते तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने एक्सपर्ट के पास और उनसे पूछेंगे कि मैच के बारे में जरा थोड़ा अपने दर्शकों को जरा बताइए कैसा घटा मैच। तो मैं तो आपका जो मैच प्रीव्यू था वो देख रहा था कि आपने कहा था कि ये जो एकनाका स्टेडियम है 160 170 का बीच ही रहता है एवरेज स्कोर। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड रह चुका है कि आप 200 के लिए देखोगे तो कहीं ना कहीं 100 की 110 में सिमट सकते हो, और दूसरी तरफ आप 150 160 पकड़ के चलोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल आ सकता है। 170 160 एक अच्छा टोटल है ये ग्राउंड पे। और आज देखा कि राजस्थान जब जल्दी विकेट गिरे एक दो, तो उन्होंने वही पर एक मैच्योरिटी दिखाया और कहीं ना कहीं अ, एक बड़ा इनिंग्स के बदले में उन्होंने टाइम लिया और 160 पे एक अच्छा फिनिश किया। और दूसरी तरफ जो होम टीम है उन्होंने होम कंडीशन को उतना ज्यादा असिस्ट नहीं कर पाए। बॉलिंग में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस किया। प्रिंस यादव, मोहसिन खान, मोहम्मद शामी टीम के लिए पूरा दाव पे लग गए थे। पर दूसरी तरफ उनके बैटर्स को देखे तो, और उसके साथ मैनेजमेंट का जो प्लानिंग है उनका बहुत बड़ा फॉल्ट दिखा है इस मैच में। आपने 3 फॉरनर खिलाए सिर्फ, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है 4 फॉरनर खिलाने के लिए? आपने वो नहीं खिलाया। दूसरी तरफ बैटिंग में शॉट सिलेक्शन तो बहुत बहुत बुरा था। जैसे शॉट खेल के एडन मकरा और ऋषभ पंत जैसे बैटर आउट हुए, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उन्होंने इस चेज को उतना ऐसा हल्के में लिया था कि ये 107 तो हम 16 ओवर में 15 ओवर में चेज कर देंगे, और उसका नतीजा ये था कि 40 रन से ये मैच हार गए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो खामियाबी है इस टीम में, एलएसजी की टीम में, वो अब और ज्यादा नजर आ रहा है हमको। और ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ये टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जी हाँ, लगभग पॉइंट टेबल के 9वें नंबर पे मौजूद है फिलहाल एलएसजी। और कहीं ना कहीं एलएसजी के मुझे ये समझ में नहीं आया जहाँ पे आपके आपने टॉस जीत के गेंदबाजी की और आपके जो गेंदबाज है खास करके मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, तीनों ने दो दो विकेट लिए और बहुत शानदार गेंदबाजी की। तो उनको तो पिच के बारे में भली भांति अंदाजा था, इसी के लिए उन्होंने अच्छा गेंदबाजी की। फिर उसी पिच में जब आपकी टीम बल्लेबाजी कर रही है तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा कि पिच कैसा खेल रहा है या क्या लेंथ हिट कर सकते हैं या फिर क्यों नहीं क्यों। और मैनेजमेंट का भी ये क्या मतलब समझ नहीं आया कुछ। आप बॉलर्स को प्लान देते, बल्लेबाजों को क्यों प्लान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इस पिच पे जो है अगर इतना अच्छा गेंदबाजी हो सकता है तो सामने तो राजस्थान के पास बहुत इनफॉर्म गेंदबाजी है और बेहतर है क्वालिटी से। यहाँ पे आप बात करें प्रिंस यादव, मयंक यादव, मोहसिन खान, दिग्विजय शर्मा, ये सब तो अनगैप है। सिवाय मोहम्मद शमी के सारे अनकैप है और इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेले। वहीं पे दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर, नामदेव बरकर सारे के सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक बड़ा सा ब्लंडर जो है एलएसजी के मैनेजमेंट ने खेला है। और मैं यहाँ पे एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, वो है राजस्थान के बारे में। तो देखिए राजस्थान का जो मिडिल ऑर्डर है वो मतलब आज एक स्टैट सामने आया था कि राजस्थान ने जो अभी तक फिलहाल के जो रन बनाए हैं और मुकाबले जीते 71% इनके टॉप 3 ने रन बनाए। लेकिन और मिडिल ऑर्डर ने एक बार फिर से निराश किया है। तो आपको क्या लगता है क्या ये टीम भी कुछ उसी प्रकार से जैसे कि आप बोल सकते हैं पंजाब या गुजरात उसी तरीके से ये टीम को आप देखते हैं कि इनका मिडिल ऑर्डर भी कहीं ना कहीं वो 19-20 चल रहा है इनका मामला? क्या लगता है आप इस बारे में? हाँ हाँ, आज भी एक मौका बना था कि रविंद्र जडेजा जब पहली बार खेलने आए तो एक रनआउट का मौका था, कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। वहां पे रविंद्र जडेजा का विकेट गिर गया था तो आरआर मैच से पूरा बाहर हो चुका था। और आरआर का जो मिडिल ऑर्डर है, आपने कहा कि उनका जो मेन बैटर है मिडिल ऑर्डर में सिमरन हेटमा, जो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे थे। रियान पराग जो पिछले डोमेस्टिक सीजन से और उसके साथ ये आईपीएल सीजन में अभी तक फॉर्म में नहीं दिखे। और जो डोनोवन फेरेरा है, एक मैच में फॉर्म दिखाया है, पर अभी तक जो जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है वो बिलो एक्सपेक्टेड है। तो जो फॉर्म अभी जारी है इन लोगों का, ये कंसर्निंग चीज है आरआर मैनेजमेंट के लिए।
पर या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक मैच ऐसा खराब जा सकता है, आज टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, पर जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा तो कहीं एक दो बंदे को उतर के आना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैच को फिनिश करना पड़ेगा। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया था जडेजा ने, डोनाल्ड फेरेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था वहाँ पे, पर मुझे ये लगता है कि सिमरन हेटमायर को और थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। ये टीम अब तक बहुत भरोसा करती है, मेगा ऑक्शन से पहले उनको एक बहुत बड़े दाव से लिया है और पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं गया और वहाँ पे थोड़ा सा ये भी था कि आपका जो पोजीशन था वो सेट नहीं था, पर इस टूर्नामेंट में आते आते आपका एक बेहतर पोजीशन है, 4 या 5 पे आप रेगुलर खेल रहे हैं, तो आपका जो पोजीशन है वो सेटल्ड है और आपको यहाँ पे रन बनाना पड़ेगा क्योंकि आप खुद भी जानते हैं वर्ल्ड कप में हमने 3 नंबर पोजीशन पर रन बनाया है और इस टीम में आपको 3 नंबर पोजीशन नहीं मिलेगा। तो आप जिस भी नंबर पे खेले थोड़ा सा कम गेंद कम मिलेंगे आपको, पर जो क्वालिटीज है उस बंदे में उसको पता है कि मैच कैसे फिनिश करना है और उस चीज का यूटिलाइजेशन अभी तक हमने नहीं देखने को मिला। तो सिमरन हेटमायर इज द मेन मैन हु कैन फिनिश द टीम टू द एंड, हु कैन टेक द टीम टू एंड। सो सिमरन हेटमायर पे बहुत बड़ा दारोमदारी था आज भी, पर उस दारोमदारी को उन्होंने खड़ा नहीं उतार पाए और उसका नतीजा था ये मैच का जो मेनली स्कोर कार्ड। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, मेनली जो मैच्योरिटी टेम्परमेंट का थोड़ा सा हेर फेर है इस टीम में अभी भी मिडिल ऑर्डर में। और मेनली आपका कैप्टन जब एक बहुत बिजरी फॉर्म से गुजर रहा है, 6 मैचेस में 6 या 7 मैचेस हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने 70 का आसपास रन बनाया है, तो ये बहुत एक कंसर्निंग चीज है। कैप्टनसी बहुत अच्छा हो रहा है इंडियन परख से देखे तो, पर आपको बैटिंग से आप रन बनाओगे तो और भी कॉन्फिडेंट फील करोगे और जब थोड़ा सा टफ सिचुएशन होगा तो आप टीम को बेहतर लीड कर पाएंगे। जब आप बैक से रन बनाकर कॉन्फिडेंट होंगे तो ये जो लीडिंग का एक और दर्जा खुल जाएगा। तो ये एक चीज है आरआर के लिए कंसर्निंग। क्या यहाँ पे शिमरन, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या यहाँ पे शिमरन हेटमायर की जगह रविंद्र जडेजा को पहले भेज के शिमरन हेटमायर को 1-2 मैचेस के लिए रेस्ट देके उसकी जगह डजन शर्मा को ट्राई किया जा सकता है? क्योंकि अभी फिलहाल आरआर जिस कंडीशन में है, यहाँ पे ये अगर ये चेंजेस करके मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो फिलहाल नंबर 2 पोजीशन पे है और उनका अच्छा खासा अंक है। यहाँ पे जो है अगर आप 1-2 मैचेस के लिए ये ट्राई कर ले, अपना बेंच स्ट्रेंथ भी ट्राई कर ले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेनिफिट साबित होता हुआ नजर आ सकता है आरआर के लिए, क्योंकि शिमरन हेटमायर जैसे खिलाड़ी फिलहाल लय में नहीं है। क्या पता डजुन सन्ना का वो लय वापस लौट पाए, और अगर वो लय पे आ गए तो आरआर को स्ट्रॉन्ग फिनिश मिलेगा। क्योंकि आज भी आप लोग अगर देखें तो शुभम दुबे को लाया गया, क्योंकि वो जो अगर आप बात करें वहां पे जो डोनोवन फरेरा का विकेट गिर गया था, और अगर वहां पे शुभम दुबे नहीं आता तो आने वाले बल्लेबाज थे जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, तो कहीं ना कहीं आरआर इतने मतलब ये 159 तक नहीं पहुंचती। तो कहीं ना कहीं अगर वो एक बैटर जो है, जो एक इनफॉर्म बैटर होना चाहिए जो गेम को फिनिश कर पाए, अच्छा बारी को अच्छा फिनिश कर पाए, तो क्या दादू सना का वो रोल फिल अप कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि इस ऑप्शन के बारे में सोचेंगे भी आरआर मैनेजमेंट, क्योंकि आरआर मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो अपने प्लेयर पे स्टिक करते हैं और उनको टाइम देते हैं। पिछले सीजन देखे तो ये बहुत बिजरी फॉर्म से गुजर रहे थे सिमरन हेटमायर। कुछ मैचेस में तो उनका बैट भी नहीं आया था, तो कहीं ना आप जब ऐसे कंडीशन होते हैं तब आप प्लेयर को बेंच में लेने के लिए सोचेंगे, पर यहाँ पे जो हेटमायर है उन्होंने रन बना के आया है वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप जैसे कंपटीशन में जब आपने रन बनाया तो टीम आप पे कॉन्फिडेंस दिखाएगी। और दूसरी तरफ अपने सनाका की बात करें, सनाका जो स्किल सेट लेके आते हैं टीम पे, वो इतना ज्यादा काबिल साबित नहीं होगा, क्योंकि आपके पास डोनोवन फेरेरा है जो एज ए फिनिशर और फॉरेनर से खेल रहा है, और दूसरी तरफ आप हेटमायर को खिला सकते हैं और जो देख के खेलेगा, और दूसरी तरफ एंड भी कर सकते हैं, मैच को फिनिश कर सकते हैं। और जो डिफरेंट स्किल सेट है, तो यहाँ पे हेटमायर को सनाका से रिप्लेसमेंट करना एक अच्छा कॉल नहीं होगा मेरे विचार से। अच्छा, तो यहाँ पे आपने ये जिक्र किया, तो मैं यहाँ पे एक और एंगल लेना आना चाहूंगा और आपकी राय जानना चाहूंगा।
आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट कौन सा साबित हुआ, जहाँ पे आरआर ने जो है बाजी मार दी इस मैच में? कौन सा टर्निंग पॉइंट आपको क्या लगता है इस मैच में? मेनली बॉलिंग पे मैं उतना ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि आरआर ने इस मैच में गलती थोड़ा सा कम किया, और जो उनके पास मौका बना उनका सही से यूटिलाइजेशन किया। मेनली आप देखोगे तो पहला जो और ज्यादा गलतियां की है एलएसजी ने। जैसे आप देखोगे, इस ऐसा जब कंडीशन होता है, बॉल का लेटरल मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, स्विंग अच्छा खासा है, और रन मारना मुश्किल है, तो आप तब क्या करते हैं, जो आपका टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, आप उनको ऊपर भेजते हैं, लाइक एडन मक्रम है, या आयुष बर्टन भी अच्छा टेम्परमेंट लेके आते हैं। तो आयुष बर्टन से ओपन करने से बेहतर है आप उनको 3 पे खेले आइए। जो आपका मेन ओपनर है, आपने पिछले कुछ मैचेस से उनको ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा एक कोई मुकाबला नहीं था कि आप मैच हार जाते। 160 का चेज था, आप एक इजी मैच था एलएसजी के लिए, पर उन्होंने क्या किया, आयुष बर्टन से ओपन किया, जो उनका आई थिंक सेकेंड आईपीएल ओपनिंग है, क्योंकि पिछले मैच में किया, इस पिछले मैच मैच में में किया। किया था मैंने। और इस अभी तक उन्होंने टी20 किसी भी गेम में ओपनिंग नहीं किया। तो आपने ऐसे प्लेयर को सोच रहे हैं जो कभी ऐसा कंडीशन में नहीं खेले हैं। दूसरी तरफ आप एडन मार्क्रम को देख सकते हैं, जो आपने खुद के टीम के लिए ओपन करते हैं या टीम पे खेलते हैं। तो यहाँ पे एक गलती तो वहां पे हुआ, और दूसरा गलती जो था एलएसजी के लिए, शॉट सिलेक्शन तो बहुत गलत था। मेनली जो कैप्टन ऋषभ पंत ने खेला था, उन्होंने पहले गेंद आगे स्टेप आउट किया, दूसरी गेंद में भी स्टेप आउट, उसके अगले गेंद में जो एक बोल सकते हैं अच्छा गेंद था, जिसे आपको डिफेंस करना चाहिए या सामने में खेलना चाहिए था, उनके आपने लॉफ्टेड शॉट खेलने के ट्राई किया और कीपर में कैच आउट हो गया। तो ये सब छोटा छोटा गलती जो था, जैसे आयुष बने आउट, उन्हें शॉट खेलते ही किसी तरह ना देख के उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने का फैसला हो जाता। तो यहाँ पे एक रन आउट का मौका मिला, और आरआर ने वहां पे रन आउट करके गेम में आगे हो गया थोड़ा सा। तो ये छोटा छोटा जो कंडीशन है वहां पे यूटिलाइज किया है आरआर ने। और दूसरी तरफ बोलो तो जहाँ पे कोलैप्स हो रहा था, ज्यादा जगह जो इनिंग्स था, वो एक टर्निंग पॉइंट हम बोल सकते हैं। जैसे उन्होंने पारी को संभाला, अच्छी एंडिंग किया, थोड़ा सा देख के खेले, स्ट्राइक रोटेशन ज्यादा किया, उतना ज्यादा अटैकिंग मूड में नहीं रहे। उन्होंने समझा कि ये कंडीशन वो नहीं है कि आप आए और लगातार शॉट खेलते रहे और मैच को एट द एंड तक ले जाए। उन्होंने एक बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको सही तरीके से पता है कि कैसे मैच को खत्म करना है। तो उन्हें सही जो तरीका है वो अपनाया, और मैच को जो मैच्योरिटी से मैच्योर एक तरीके से एंड की तरफ ले गए, और ये टर्निंग पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, तो मैं इसी बात में आ रहा था कि एलएसजी का जो खेमा है, मुझे बिल्कुल समझ से नहीं आ रहा कि उनको चाहिए क्या, क्योंकि आयुष बदौनी एक प्रॉपर बल्लेबाज है। वो आयुष बदौनी जैसे बल्लेबाज जो कि मतलब जब मिडिल ऑर्डर में आ रहे थे तो अच्छा खासा रन बना रहे थे, सिर्फ वही थे। तो उनको ऊपर लाके उनको शायद सुनील नारायण वाला जो रोल है कि आप जगह ऊपर से मारिए या कुछ ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना आप निकोलस पूरन से ये काम लीजिए। आप आयुष बदौनी को जहां पे वो अच्छा खासा रन बना रहा था, उसको वहीं पे रखने दीजिए। लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आता। पहले मैच में ऋषभ पंत से ओपन करवाया, फिर ऋषभ पंत नंबर 3 पे आए, एडन मार्करम ओपन करते हैं। फिर आप पिछले मैच में क्या करते हैं, आयुष बदौनी के साथ आते हैं इस मैच में भी, जबकि आपको सिर्फ 160 रन चेस करने थे। और पीछे जैसा था, यहाँ पे जो टॉप क्वालिटी के बैटर्स से ही आपको ज्यादा फायदा मिलता है। यहाँ पे मिचेल मार्श, जो कि एक रेपुटेशन लेके आते हैं कि ताबड़तोड़ इनिंग्स खेलने से, वो बंदा 41 गेंद में 55 रन की बारी खेल गया। मतलब इतना स्लो तो हम मिचेल मार्श को एक्सपेक्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एसजी ने बहुत बहुत गलतियां की है, और अभी भी उनका बैटिंग ऑर्डर, मुझे लगता है कि अभी तक उनको वो 100% क्लैरिटी नहीं मिली कि कौन से बैटर को कहाँ खिलाना है। तो ये एक दिक्कत है। और मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट इस मैच का, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो है कि कहते हैं ना कि अगर आपके साथ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक अच्छाई छुपी होती है। तो मेरे हिसाब से वो अच्छाई थी शुभमन दुबे का एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप शुभम दुबे को इम्पैक्ट प्लेयर लाते हो तो आप बाहर से कोई गेंदबाज यानी तुषार देशपांडे हो, या फिर वो पिछले मैच में जो डेब्यूटेंट किए थे यश करके, वो उसको भी आप नहीं खिला सकते। तो आपका ऑलरेडी वो खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके पास रिसोर्स पूरा लिमिटेड हो चुका है। और शुभम दुबे ने आके 11 गेंदों में 19 रन की क्रूशियल साझेदारी की,
इसके चलते जाडेजा के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर कम गया और वो जाडेजा आखिरी ओवर में वो एक्सेलरेट कर पाए। उससे पहले वो बस सिंगल डबल करके शुभम दुबे को ज़्यादा स्ट्राइक दे रहे थे। तो कहीं न कहीं जब शुभम दुबे आते हैं तो वो 5 गेंदबाज आपके रियान पराग के पास एकदम प्रॉपर हो जाते हैं और उसको पता है भली-भांति कि पाँचों में से ही रोटेट करना है। फिर उनको जो है जैसे आप बात करें कि 16वें ओवर पे मिचेल मार्श के सामने आंद्रे बर्गर को ओवर करवाना या फिर जोफ्रा आर्चर को ले आना और दिनेश शर्मा को ओवर रखना और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैच आखिरी ओवर तक जाता तो आखिरी ओवर रवि बिश्नोई डालने वाले थे क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था और कुछ नहीं था। लेकिन उससे पहले ब्रिजेश शर्मा थे और जोफ्रा आर्चर, नामदेव बर्कर तो ये जब पेस दिखी है ये तो कमाल का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद रविंद्र जडेजा को हम लोग फॉर्म में आते हुए देख रहे हैं जो कि बल्ले से भी रन बना रहे हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये आरआर के लिए कंप्लीट परफॉर्मेंस साबित होता है, खास करके इस पिच को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे तो वो मतलब एक ताबड़तोड़ नहीं एक सूझबूझ वाली बारी चाहिए थी बल्लेबाजों से और खास करके मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों से, जो कि देखने को मिला। और यहाँ पे एक और स्टैट आया है कि जोफ्रा आर्चर राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए आईपीएल में। तो कहीं न कहीं 68। ये एक बहुत हाँ, तो पिछला था शायद युजवेंद्र चहल अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो एक और मतलब जो लीथल साबित होता हुआ जोफ्रा आर्चर एक बार फिर से क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है कि वो बंदा 5 बार आईपीएल में अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में 5 बार पहली गेंद में सफलता दिलाने में कामयाब हुआ है और उनके साथ ट्रेंट बोल्ट भी शायद होगा, मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ट्रेंट बोल्ट या मोहम्मद शमी में से कोई एक। मेरे को सही मोहम्मद से शमी को इक्वल किया है। हाँ, मोहम्मद शमी को इक्वल किया है। ट्रेंट बोल्ट का शायद 3 है, मेरे हिसाब से। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिली है और जिसी के साथ हमने जैसा कहा था कि ये मैच आरआर जीतेगी और आरआर जीता और नंबर 2 पे अपना दावेदारी ठोक दिया और कहीं न कहीं अब तो लगता है कि ये टीम प्लेऑफ में तो पक्का जाएगी। जैसे पंजाब का लगता है देखने के ये भी टीम लगभग ये 2 टीमें तो क्वालीफाई हो चुकी है और वहीं पे जो है हैदराबाद बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। मुंबई भी अपने धीरे-धीरे फॉर्म में आने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि वो लोग कैसा खेलते हैं या नहीं उनके आने वाले मैचेस जो कि प्रीव्यूज है हम लोग लाते रहेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।